Hello students, good afternoon. So let's start the lecture 1 of your basic electrical engineering. आपके सब्जेक्ट जो है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं. तो चैप्टर 1 आपका है ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट्स. सो फर्स्ट देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या. पहले डिस्कस करेंगे बेसिक चीज़ें. सो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कैसे आ रही है आपकी. सो फर्स्ट टर्म इज योर मैटर. आपके जो मैटर होते हैं वो मेडअप ऑफ एटम से होते हैं, एटम से बने होते हैं. और जो आपका एटम होता है वो बना होता है आपके स्मॉलर पार्टिकल से. एक तो होता है पार्टिकल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स. सो ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड एटम्स आर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड एज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. सो प्रोटॉन इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है. और जो आपका न्यूट्रॉन होता है वो नो चार्ज. इलेक्ट्रॉन इज हैविंग नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स का आपका नेगेटिव चार्ज होता है. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं आपके सेंटर में, न्यूक्लियस में. एंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके आउटर ऑर्बिट्स में आपके मूव करते हैं. सो इलेक्ट्रिसिटी इज क्रिएटेड व्हेन पार्टिकल्स बिकम चार्ज. जो आपके पार्टिकल्स हैं अगर चार्ज हो रहे हैं तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी वहां पे क्रिएट होती है. जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, दिस इलेक्ट्रॉन इज 2000 टाइम्स स्मॉलर देन इन मास देन अ प्रोटॉन. बट इसका जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है वो इक्वल होता है एज दैट ऑफ योर प्रोटॉन. केवल नेचर इसका पॉजिटिव है और इसका नेगेटिव है, बट चार्ज जो आपका है वो सेम रहता है. आपका इलेक्ट्रिकल जो चार्ज है वो सेम रहेगा. सो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट हो रही है, कैसे क्रिएट हो रही है. इलेक्ट्रिसिटी इज क्रिएटेड व्हेन पार्टिकल्स बिकम्स चार्ज्ड. सो नाउ लेट्स सी, two terms are there. One is static and another is dynamic electricity. So static electricity क्या है और dynamic electricity क्या है. So static electricity को हम frictional electricity भी बोलते हैं. ये क्या होती है आपकी, this is the result of an accumulation of electrical charges that occurs when two non-metallic objects रब अगेंस्ट ईच अदर. जब किसी दो नॉन मेटालिक ऑब्जेक्ट को, नॉन मेटालिक मीन्स जो मेटल नहीं है, नॉन मेटालिक ऑब्जेक्ट्स अगर रब करते हैं मीन्स रगड़न उनमें होती है अगेंस्ट ईच अदर, तो वहां पे जो चार्ज का एक्यूमुलेशन हुआ है उसकी वजह से जो आपका कोई एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, कोई एनर्जी डेवलप हो रही है, क्रिएट हो रही है, तो वो एनर्जी होगी आपकी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. दैट इलेक्ट्रिसिटी और दैट एनर्जी that called as a static electricity. For example, when we rub a balloon, आप किसी बलून को रब करो and it sticks to the wall. आप किसी बलून को रब करो और वो क्या होता है आपका वॉल में जाके स्टिक कर देता है. So that because of static electricity that balloon is sticking to the wall. That is static electricity. Clear? Because here also one energy is creating. तो उस एनर्जी को हम बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फ्रिक्शनल की वजह से आती है, फ्रिक्शन की वजह से आ रही है, इसलिए ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट इज योर डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी. डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर. कंडक्टर्स मीन्स मेटल्स. आप जो चार्ज है आपका जो फ्लो हो रहा है कंडक्टर्स में, मेटल्स में, उसकी वजह से जो वहां पे एनर्जी क्रिएट हो रही है, दैट एनर्जी और दैट इलेक्ट्रिसिटी इज योर डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी. मीन्स फॉर एग्जाम्पल करंट, जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है दैट इज योर डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी. क्लियर. सो दिस वॉज अबाउट द बेसिक ऑफ your what is electricity and how it is created. Next we'll see the some basic quantities, electrical quantities. So first is your the very basic quantity in electrical circuit is charge. जो आपकी बेसिक, सबसे बेसिक क्वांटिटी है इन इलेक्ट्रिकल सर्किट में वो है आपका चार्ज. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है आपका 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज. चार्ज की जो यूनिट है दैट इज कूलम. It is denoted by capital C. Minus is because of the nature of that charge. इलेक्ट्रॉन का जो नेचर है नेगेटिव चार्ज होता है, that's why here negative sign is written. Next is your current. What is current? The flow of electron is called as current, or the time rate of change charge is also called as current. जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है आपका किसी कंडक्टर या मेटल में, उसको हम करंट बोलेंगे या फिर
रेट ऑफ चेंज चार्ज जो है आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज that should be with respect to time. So time rate of charge is called as current. So IT, current denoted by I, it's changes with respect to time. So IT equal to dq by dt, rate of change of charge. This charge, time rate of change of charge, this is your current. So current is nothing but a coulomb per second. Coulomb is your charge and second is the SI unit of time. So coulomb per second is your current or ampere. You can also, SI unit of current is also ampere. So this is your ampere, or current you can call as charge per time. Clear? So this is your current and current always flows from higher potential to lower potential. This current always flows from higher potential to lower potential. Clear? करंट को समझने के लिए एक सर्किट देखते हैं हम यहाँ पे. लेट्स से मैंने एक कंडक्टर लिया है. आई हैव टेकन वन कंडक्टर एंड दिस एंड इज लेट्स से ए एंड दिस एंड इज बी एंड आई एम अप्लाइंग वन वोल्टेज अक्रॉस दिस कंडक्टर. एक्सटर्नल एनर्जी और एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ मैं. एंड विद द हेल्प ऑफ बैटरी, ये पॉजिटिव साइड है बैटरी का और ये है निगेटिव साइड का. तो जब आप कुछ, अब इस कंडक्टर में क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, पार्टिकल्स हैं, चार्ज पार्टिकल्स हैं. तो जब कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं थी आपकी, तो इस चार्ज पार्टिकल्स में जो थे आपके, वो क्या कर रहे थे, आपके रैंडम मूव कर रहे थे. क्लियर? इस लेट्स से ये कंडक्टर है आपका, इस कंडक्टर में जो चार्ज पार्टिकल्स थे वो रैंडमली मूव कर रहे थे. तो इनको किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराने के लिए कोई एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए. तो मैंने एक्सटर्नल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ दिस बैटरी अप्लाई की है यहाँ पर. जब आप एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई करोगे तो जो चार्ज पार्टिकल रैंडम मूव कर रहे थे वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे. अब वो डायरेक्शन क्या होगी आपकी, अब चार्ज पार्टिकल यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो नेचर है वो निगेटिव है. तो ये क्या करेंगे, आपके पॉजिटिव साइड ऑफ बैटरी के अट्रैक्ट करेंगे और इनका मूवमेंट जो हो जाएगा वो लाइक दिस हो जाएगा. सो ये हो जाएगा आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज योर नेचुरल करंट. जो आपकी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो डायरेक्शन जो है आपका, वो है आपकी नेचुरल करंट का. सो नेचुरल करंट हो गई आपकी आई डैश. लेट्स से आई डैश इज योर नेचुरल करंट. बट जो कन्वेंशनल करंट होती है वो अपोजिट होती है आपके नेचुरल करंट के. सो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जो आपकी करंट फ्लो होती है, दैट इज योर कन्वेंशनल करंट. सो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन हो जाएगा लाइक दिस आई. सो ये है आपकी फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट. सो यू कैन से दैट कन्वेंशनल करंट ऑलवेज फ्लोज अपोजिट टू दैट ऑफ नेचुरल करंट. समझ आया नेचुरल करंट और कन्वेंशनल करंट का डिफरेंस यहाँ पे. सो दिस वॉज द नेचुरल करंट एंड conventional current. Flow of conventional current is opposite of natural current. Clear? Natural current is nothing but a flow of electrons or movement of electrons. Whatever the direction is there, that is natural current. Conventional current is opposite of that flow of electrons. Clear? So let's say here also see 1 milliampere if it is written, it is denoted as 10 to the power minus 3 ampere. 1 milliampere को आप 10 to the power minus 3 ampere लिखेंगे. 1 microampere को 10 to the power minus 6 ampere लिखेंगे. 1 nanoampere is equal to 10 to the power minus 9 ampere. ये आप whenever you will solve the questions or problems, वहाँ पे आपके ये काम आएंगे. So to move the electrons from one point to another point in a particular direction, and an external force is required in the circuit. अभी इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे या कोई चार्ज है, ठीक है, जो भी इसके अंदर चार्ज हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, पार्टिकल्स हैं, इनको मूव करने के लिए हमें एक्सटर्नल कोई एनर्जी चाहिए किसी डायरेक्शन में मूव करने के लिए. रैंडमली तो ये लोग मूव करते हैं इनसाइड द मैटर, इनसाइड द एटम, बट किसी डायरेक्शन में मूव करने के लिए दोज पार्टिकल्स, दोज इलेक्ट्रॉन्स नीड सम एक्सटर्नल फोर्स और एक्सटर्नल एनर्जी. सो वो एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल एनर्जी कैसे प्रोवाइड करते हैं? बाय द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ के थ्रू दैट एक्सटर्नल एनर्जी इज गिवन, एंड दैट ईएमएफ इज डिनोटेड एज और कॉल्ड एज वोल्टेज ऑल्सो डिनोटेड एज V इक्वल टू dW by dQ. क्लियर? लाइक फॉर एग्जाम्पल हियर, यहाँ पे इस सर्किट में इस मैटर, इस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनिशियली रैंडम मूवमेंट है उनका. क्लियर?
किसी डायरेक्शन में इनको मूव कराने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल एनर्जी देनी होगी. सो हियर एक्सटर्नल फोर्स और एक्सटर्नल एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय दिस बैटरी. तो इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ए ईएमएफ. क्लियर. सो वर्क डन per unit this charge is your voltage or electromotive force. Clear. So this is the SI unit is denoted as joule per coulomb. SI unit of work is your joule and for charge is coulomb, or you can also write as volt. Yeah. So this was about the electric current. Now move towards the voltage. Here I have already defined the voltage. So DC source or DC is denoted like this: positive symbol, positive, then negative, positive, negative. अगर आपके ज़्यादा वोल्टेज की वैल्यू है तो आप कई तरह दिखाओगे. अगर स्मॉल वोल्टेज है तो बस पॉजिटिव एंड नेगेटिव यू कैन शो. दिस इज अ डीसी सोर्स. डीसी सोर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे एंड एसी सोर्स इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस सिंबल. क्लियर. दिस इज योर एसी सोर्स. सो दिस वाज अबाउट द वोल्टेज, currents and your charge. And अब देख लेते हैं हम electric power. So what is power? So power is the time rate of energy is called as the power, or you can also say that in a circuit power is the rate at which energy is absorbed or produced within a circuit. किसी सर्किट में किस रेट से एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या फिर प्रोड्यूस हो रही है, दैट रेट, उस रेट को हम पावर बोलते हैं. सो द पावर इज डिनोटेड बाय अ सिंबल P. इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड द करंट. वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होता है. एंड द यूनिट ऑफ मेजरिंग पावर इज योर वॉट. वॉट इज द यूनिट? WATT also you can write, or W, watt. Clear. So power is nothing but the time rate of energy. So dW by dt, you can write dW by dq and dq by dt. So dW by dt, rate of change of energy with respect to charge is your voltage, and rate of change of charge with respect to time is your current. So power को हम VI लिख सकते हैं. ठीक है. That is watt, or you can also write as joule per second. 1 kilowatt is written as 1000 watt. 1 megawatt is written as 10 to the power 6 watt. Clear. किलो को हमेशा आपको K को स्मॉल लिखना है, बिकॉज कैपिटल K इज केल्विन एंड स्मॉल K इज योर किलो. तो यहां मिस्टेक्स नहीं करनी है. ऑलवेज राइट एज इन स्मॉल K. नेक्स्ट, power is also written as here P equal to VI, or P equal to V square by R also you can write, and P equal to I square R. Clear. जब मैं ओम्स लॉ बताऊंगी तब आपको समझ में आएगा कि ये कैसे आ गया है. I को विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस लिख सकते हैं, एंड वोल्टेज को आप विद रिस्पेक्ट टू करंट एंड रेजिस्टेंस लिख सकते हैं. सो P equal to V and I. Clear. So this is your this was about the power. नेक्स्ट इज योर एनर्जी. देख लेते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. जितना भी इलेक्ट्रिक सर्किट में टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है आपका, दैट इज योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जितना भी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन हो रहा है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, दैट इज योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी. वो होती है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज रिटन एज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप लिख सकते हैं पावर इंटू टाइम. पावर इंटू टाइम. क्लियर. सो पावर इज योर V इंटू I, so T. So energy equal to VIT, and the unit is your joules. This is your electrical energy. So these were your I have discussed here some basic electrical quantities such as charge I have discussed. Then मैंने डिस्कस किया वोल्ट करंट, इलेक्ट्रिकल करंट. मैंने बताया कि नेचुरल करंट क्या है आपका, कन्वेंशनल करंट क्या है, देन वोल्टेज क्या होती है आपका, डीसी सोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एसी सोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एंड व्हाट इज ईएमएफ डिस्कस किया, एंड
देन इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है, देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड सबकी एसआई यूनिट्स आपको बताई है जितनी भी क्वांटिटीज डिस्कस की हैं। तो एक पावर यहाँ पे नॉर्मल जो आपका पावर वोल्टेज एंड करंट का रिलेशन देख लेते हैं। सो पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, क्लियर। सो ऑलवेज रिमेंबर पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड द करंट। नेक्स्ट एक चीज और यहाँ पे बेसिक डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल। ओम्स लॉ बाद में डिस्कस करती हूँ मैं। फर्स्ट लेट्स सी हियर इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। इलेक्ट्रिकल सर्किट से आप क्या समझते हो। सो इलेक्ट्रिकल सर्किट इज अ पाथ और अ लाइन थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। ऐसा पाथ या ऐसा लाइन जिसके थ्रू जिसके आपका इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो हो रहा है, that full path is called as a electrical circuit. So the path may be closed path or may be a loop. जो आपका जो path होता है वो closed path भी हो सकता है और एक loop भी हो सकता है। So electric circuit for example, let's say एक electric circuit यहाँ draw करते हैं। So this is your battery. I am drawing here battery, ये हो गई। Then लेट्स से यहाँ लोड लगा देते हैं कोई बल्ब, ओके। सो दिस इज योर लाइट बल्ब, दीज आर वायर्स एंड दिस इज योर स्विच क्लोज। सो इलेक्ट्रिकल सर्किट इज अ पाथ और अ लाइन थ्रू विच एन इलेक्ट्रिकल करंट फ्लोज। ऐसा पाथ, ऐसी लाइन जिससे इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो हो, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट, क्लियर। एंड वन मोर टर्म आई विल डिस्कस हियर, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, ये भी एक बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है। सो रेजिस्टेंस इट इज अ मटेरियल टेंडेंसी, किसी मटेरियल की टेंडेंसी है, मेटल की या किसी मटेरियल की टेंडेंसी टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, to resist the flow of charge or to resist the flow of current. So resistance is nothing but a material's tendency to resist the flow of charge or current. किसी मटेरियल की टेंडेंसी चार्ज या करंट को रेजिस्ट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज अ रेजिस्टेंस, उसे हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं ओम्स में एंड द सिंबल इज योर लाइक दिस ओम। रेजिस्टेंस इज गिवन एज रो L by A। नेक्स्ट क्लास में आई विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। देन रो इज योर रेजिस्टिविटी, एल इज लेंथ, ए इज एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो दिस वाज अबाउट द बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, यहाँ मैंने डिस्कस कर ली सारी। नेक्स्ट मूव करते हैं हम ओम्स लॉ में, ओके। सो व्हाट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, द ओम्स लॉ गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट। जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वोल्टेज होता है उस पे, और जो करंट होता है उस पर रिलेशन बताता है आपका ओम्स लॉ। एंड द रेजिस्टेंस ऑल्सो ऑफ अ डीसी सर्किट। किसी भी डीसी सर्किट में जो रिलेशनशिप है बिटवीन द वोल्टेज, करंट एंड द रेजिस्टेंस, उस रिलेशनशिप को आपका ओम्स लॉ वहां पे डिफाइन करता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है आपका ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द current flowing through the electric circuit is directly proportional to the potential difference across the circuit। ये आपका करंट फ्लो हो रहा है किसी भी सर्किट में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के उस अक्रॉस द सर्किट। जो भी सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उस सर्किट के अक्रॉस जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है, जितना भी वोल्टेज है, जितना भी ईएमएफ है, ये वो आपका डायरेक्ट करंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर करंट बढ़ेगा तो सेम रिस्पेक्ट पे आपका वोल्टेज भी बढ़ेगा, ठीक है। बट वन कंडीशन इज देयर दैट एंड ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। जो आपका करंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब इनवर्स, इफ करंट इज इंक्रीजिंग, सॉरी इफ रेजिस्टेंस इज इंक्रीजिंग करंट विल डिक्रीज। अगर रेजिस्टेंस बढ़ाते हो तो करंट कम होगा, बट हियर दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा, अगर वोल्टेज कम करोगे तो करंट भी कम होगा,
क्लियर, बट वन कंडीशन इज दैट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ये तभी फॉलो होगा जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है उस मटेरियल का, उस मटेरियल पे जहां पे आप ओम्स लॉ लग रहा है या फिर फॉलो हो रहा है वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी। तो मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं करंट शुड बी प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। I is your current flowing and it is given in amperes. V is voltage applied, इसकी यूनिट होती है आपकी वोल्ट, और V रेजिस्टेंस, R is resistance of the conductor, इसकी यूनिट होती है ओम। क्लियर, या फिर Ohm's law is can also be defined as the ratio of potential difference between any two points of a conductor। एक कंडक्टर है, इसके किसी भी दो जगह का मीन्स पॉइंट्स का आपका पोटेंशियल डिफरेंस लेना है। फॉर एग्जांपल हियर इफ पोटेंशियल इज V1, हियर पोटेंशियल इज V2, सो डिफरेंस बिटवीन दिस, the potential difference between these two points to the current flowing through between them is constant. That is your means whatever potential difference is there, the ratio of potential difference V to the current flowing to the flowing between these two points should be constant. Clear, means एक सर्किट है आपका, ये एक कंडक्टर है और यहाँ पे इस कंडक्टर में जो भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस है और जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है, इन दोनों का जो रेशियो है वो रेशियो ऑलवेज क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा इफ टेम्परेचर ऑफ दैट कंडक्टर इज कांस्टेंट। सो दिस इज ऑल्सो योर ओम्स लॉ। सो ये था आपका स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। एंड तो ग्राफिकल फॉर्म में कैसे देखोगे, फॉर एग्जाम्पल एक रेजिस्टेंस लिया है यहाँ पे, उसको हमने अप्लाई किया है, कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस है R, उसमें पोटेंशियल अप्लाई किया है आपने V, मीन्स इस पॉइंट और इस पॉइंट का जो डिफरेंस है वो है V, एंड करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर इज I। सो फ्रॉम ओम्स लॉ वी कैन राइट एज I इक्वल टू V बाई R और V इक्वल टू IR और V बाई R इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये तीन तरीके से हम ओम्स लॉ में लिख सकते हैं। तो यहाँ एक नोट देख लेते हैं, मीन्स V, I एंड R ये आपका ओम्स लॉ डिफाइन करते हैं। सो इफ एनी टू पैरामीटर्स, कोई भी दो पैरामीटर अगर दिए हैं तो जो थर्ड पैरामीटर है वी कैन फाइंड, इफ एनी टू पैरामीटर्स आर गिवन वी कैन फाइंड द अदर वन। इफ V एंड R आर नोन देन व्हाट विल बी द करंट। अगर हमें V और R पता है तो करंट क्या होगा, तो करंट होगी आपकी I इक्वल टू V बाई R। इफ V एंड I आर नोन, अगर V और I पता है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, V बाई R I। इफ I एंड R आर नोन, अगर I और R आपका पता है तो V क्या होगा आपका, V इक्वल टू IR। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर, सो दिस वॉज अबाउट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, उसका स्टेटमेंट क्या है। अब देख लेते हैं कि ओम्स लॉ की लिमिटेशंस क्या क्या हैं। क्लियर, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। सो ओम्स लॉ का लिमिटेशंस हैं कि इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द नॉन लीनियर डिवाइसेस सच एज डायोड्स, जेनर डायोड, वोल्टेज रेगुलेटर्स। जो आपका ओम्स लॉ है वो नॉन लीनियर डिवाइसेस में फॉलो नहीं होता है। नॉन लीनियर डिवाइस मीन्स वो डिवाइसेस जिनका कैरेक्टरिस्टिक्स V और I का जो रिलेशनशिप है वो लीनियर नहीं है, वो लीनियरली फॉलो नहीं करता। मीन्स उस मटेरियल में जैसे आप करंट बढ़ेगा वैसे वोल्टेज चेंज नहीं होगा, तो उन्हें बोलते हैं हम नॉन लीनियर डिवाइसेस। उनका कैरेक्टरिस्टिक्स जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, मीन्स I एंड V होगा वो लीनियर नहीं होगा। रेजिस्टेंस कैसे लीनियर होता है, क्लियर। तो नॉन लीनियर डिवाइसेस में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है I और V का वो नॉन लीनियर होगा। सो ओम्स लॉ वहां पे फॉलो नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल टू द नॉन लीनियर डिवाइसेस सच एज फॉर एग्जाम्पल डायोड्स जो आपके होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन लीनियर होता है, तो डायोड्स में ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा, जेनर डायोड में नहीं होगा, एंड वोल्टेज रेगुलेटर्स में भी ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है। ये लिमिटेशंस हैं। नेक्स्ट लिमिटेशन इज इट डज नॉट होल्ड गुड फॉर नॉन मेटालिक कंडक्टर्स। जो आपके नॉन मेटालिक कंडक्टर्स हैं वहां पे भी होल्ड नहीं करता है, सच एज सिलिकॉन कार्बाइड। जो आपका सिलिकॉन कार्बाइड होता है वहां पे ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा। तो यहाँ पे जो लॉ फॉलो होता है वो होता है V इक्वल टू, जो आपका V एंड I में रिलेशनशिप होता है वो लीनियरली ना होके कुछ पावर के फॉर्म में यहाँ K एंड M आर कॉन्स्टेंट्स। क्लियर, सो ये था आपका ओम्स लॉ।
सो अब तक मैंने डिस्कस किया है सम बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज एंड ओम्स लॉ एंड इट्स लिमिटेशंस। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशंस। फर्स्ट, रेजिस्टेंस के दो कॉम्बिनेशन होंगे, वन सीरीज एंड अनदर पैरेलल। मीन्स किसी भी सर्किट में आपको रेजिस्टेंस कैसे लगा सकते हो, वन सीरीज के फॉर्म में लगा सकते हो, अनदर पैरेलल के फॉर्म में लगा सकते हैं। सो फर्स्ट विल सी द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। लेट्स से यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस लिए हैं, R1, R2 एंड R3 एंड ऑल द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज का मतलब है, लेट्स से ये R1 है, इसका वन पॉइंट यहाँ स्टार्टिंग एंड एंड, ये स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। ऐसे ही इस रेजिस्टेंस का ये स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। इस रेजिस्टेंस का ये स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। सो जब इसका एंड पॉइंट इसके स्टार्ट पॉइंट से कनेक्टेड हो तो उसी कनेक्शन को हम बोलेंगे सीरीज कनेक्शन। समझ आ रहा है? सीरीज कनेक्ट कैसे बोलेंगे? जब इसका स्टार्ट इसके एंड से हो, इसका स्टार्ट इसके एंड मतलब नेक्स्ट वाले के एंड से हो, इसका एंड इसके स्टार्ट से कनेक्ट हो रहा है। सो ऑल दीज रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन सीरीज। Value of this resistance is R1, value of this resistance is R2, value of this resistance is R3. So जब सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो करंट सेम फ्लो होगा, एक ही कंडक्टर है, एक ही वायर है, तो सेम करंट यहाँ पे फ्लो होगा। कहीं पे जो करंट का पाथ है वो डाइवर्ट नहीं हो रहा है। सो करंट फ्लोइंग थ्रू दीज रेजिस्टेंसेज, लेट्स से I। क्लियर? एक्सटर्नल जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल एनर्जी जो अप्लाई कर रहे हैं, लेट्स से उसकी वैल्यू है V। So when you apply this voltage to these resistances, current will flow. So current की वैल्यू है let's say I. सेम करंट होगा सीरीज में, बट पोटेंशियल अक्रॉस ऑल दीज एलिमेंट्स विल बी डिफरेंट। सो इसमें जो पोटेंशियल है वो है लेट्स से V1, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है लेट्स से V2 एंड इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है लेट्स से V3। सो V ओम्स लॉ से क्या होगा? V इक्वल टू I इंटू R, दिस इज योर ओम्स लॉ। सो करंट इज सेम। सो V1 अगर हो जाएगा आपका I इंटू R1, V2 हो जाएगा आपका I इंटू R2 एंड V3 हो जाएगा आपका I इंटू R3। क्लियर? वोल्टेज अक्रॉस R1, R2 एंड R3। क्लियर? सो यही चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हैं। टू और मोर रेजिस्टेंसेज आर सेट टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ सेम करंट फ्लोज थ्रू देम। अगर सेम करंट फ्लो हो रहा है तो उन्हें हम बोलेंगे सीरीज कनेक्शन। इस फिगर में जैसे शो है 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विद द वोल्टेज सोर्स। यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स है EMF V है। द सेम करंट I फ्लोज थ्रू दीज रेजिस्टेंसेस। द अप्लाइड वोल्टेज जो आपका ये है, अप्लाइड वोल्टेज जो आपने वोल्टेज अप्लाई किया है, ये क्या होना चाहिए? इन तीनों के समेशन के बराबर होना चाहिए। सो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। टोटल अप्लाइड वोल्टेज शुड बी इक्वल टू ड्रॉप्स। जितने भी ड्रॉप हो रहा है, जितना भी वोल्टेज एलिमेंट्स के अक्रॉस है, वो जितना भी आप अप्लाई करोगे उनके इक्वल होना चाहिए। क्लियर? सो V1 क्या है आपका? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 एंड V2 इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2। ऐसे तो सो विद in place of V1 we can write I into R1, in place of V2 we can write I into R2 and in place of V3 we can write I into R3। आप V1 की जगह पे लिख सकते हो बाय ओम्स लॉ I into R1, V2 की जगह लिख सकते हो I into R2, V3 की जगह लिख सकते हो I into R3। सो बाय ओम्स लॉ। नेक्स्ट, एंड व्हाट विल बी टोटल वोल्टेज? जो आपका टोटल वोल्टेज है वो कितना हो जाएगा? टोटल वोल्टेज हो जाएगा I इंटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दैट सर्किट। लेट्स से R1, R2, R3 जो आपने सीरीज में कनेक्ट किए हैं, इन तीनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है RS है। तो सो टोटल करंट अगर I है एंड टोटल अप्लाइड वोल्टेज इज V, सो बाय ओम्स लॉ यू कैन राइट V इक्वल टू I इंटू RS। ठीक है? So same equation I am writing, in place of V I am writing I into RS, in place of V1 I into R1 और V2 की जगह I into R2, V3 की जगह I into R3। So I कॉमन ले लिया and it gets cancelled। So सीरीज जो आपका रेजिस्टेंस आ रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर?
So the equivalent resistance of number of resistances connected in series is equal to sum of individual resistance. इस लाइन का मतलब है अगर नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं आपके सीरीज में तो उनका इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सबका सम होगा, सारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस का सम होगा. So if n number of resistances are connected in series, so equivalent resistance will be your R1, R2, R3 up to Rn. And if n identical resistance of अगर n number of same resistance connected हैं, identical connected in series, so equivalent होगा आपका n times of the value of resistance. Clear? So this was about the सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस. अब हम देख लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस. इफ टू और मोर देन टू रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, नॉट रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी एंड रजिस्टर बोलेंगे हम वहां पे अगर रजिस्टर कनेक्टेड है. इफ टू और मोर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल तो उनमें क्या होगा, आपका वोल्टेज सेम होगा. वोल्टेज अक्रॉस every resistor should be same. For example, R1, R2 and R3 तीन रेजिस्टर्स हैं और ये कनेक्टेड हैं पैरेलल में एंड अप्लाइड वोल्टेज और एक्सटर्नल वोल्टेज भी यहाँ पे अप्लाई किया है. सो टोटल करंट I फ्लो होगा. सो इनके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो इक्वल है. तो आप कब बोलोगे कि पैरेलल में कनेक्टेड है, जब voltage across each element is same, then those elements we can call as connected in parallel. So same voltage आपका appear होगा and total current is this I. So individual current क्या होगा, R1 में let's say current flow हो रहा है I1, R2 में current flow हो रहा है I2 and R3 में current flow हो रहा है आपका I3. Clear? सो टोटल करंट जो आपका होगा वो हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3. एंड व्हाट इज I1, जो करंट ओम्स लॉ की वजह से यहाँ I1 कितना होगा, वोल्टेज कितना है R1 के अक्रॉस, वोल्टेज इज V, सेम वोल्टेज है यहाँ पे. सो I1 हो जाएगा आपका V बाई R1, I2 हो जाएगा V बाई R2 एंड I3 हो जाएगा V बाई R3. So in place of I1, I2 and I3 आप लिख सकते हो V1 by R1, V2 by R2 and V by सेम वोल्टेज ना, सेम वोल्टेज है तो V1, V2 and V3 तीनों सेम होगा. So V by R1, V by R2, V by R3 and let's say टोटल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है आपका वो है R. सो यहाँ पे V कॉमन हो गया. सो पैरेलल कॉम्बिनेशन जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो R1 बाई RP इक्वल टू 1 बाई R1, 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3. ये है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस. सो इफ n आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस ईच ऑफ रेजिस्टेंस R आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर किसी सर्किट में n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं और उनकी वैल्यू सेम है, इक्वल रेजिस्टेंस है, R है, तो वहां पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो होगा आपका R बाई N. क्लियर? नाउ विल सी द कंपैरिजन बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स. सीरीज सर्किट्स एंड पैरेलल सर्किट्स में जो कंपैरिजन है हम वो देख लेते हैं. तो ये सर्किट आपका है सीरीज कनेक्शन का. देखो यहाँ पे स्टार्टिंग एंड एंडिंग, एंड इज कनेक्टेड टू स्टार्ट. सो R1, R2 अप टू n नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. यहाँ पे देखो सबका स्टार्टिंग एक साथ कनेक्टेड है, सबका एंड एक साथ कनेक्टेड है. तो ऐसे जब कनेक्शन होता है तो हम उसे बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन. यहाँ पे करंट रिमेन सेम, पूरे सर्किट में करंट सेम होगी और यहाँ पर वोल्टेज पूरे सर्किट में सेम होती है. द वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस पे यहाँ पे डिफरेंट होगी और यहाँ पे करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर यहाँ पे डिफरेंट होगी. ठीक है? यहाँ पे सम होगा आपका वोल्टेजेस, जो वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस है उनका जो समेशन होगा वोल्टेज का वो इक्वल होगा आपके अप्लाइड वोल्टेज से. और यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है आपके ईच रजिस्टर पे, उनका जो समेशन होगा वो इक्वल होगा आपके दिस टोटल करंट से. सीरीज सर्किट में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा सबका समेशन
और जो पैरेलल सर्किट होगा, जो वहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, वो 1 अपॉन इक्विवेलेंट शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 अप टू Rn। क्लियर? सो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इज लार्जेस्ट देन ईच ऑफ द रेजिस्टेंस इन सीरीज। जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी जो भी वहां पे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है। बट हियर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस इन पैरेलल। इसका ये मतलब है, फॉर एग्जाम्पल 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, एक लगा हुआ है 1 ओम का, एक लगा है आपका 2 ओम का, और एक है आपका 3 ओम का। अगर इन तीनों रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाओगे तो सीरीज में वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 + 2 + 3 मीन्स 6। ठीक, अगर इन्हीं को आप पैरेलल में लगाओगे तो जो भी वैल्यू आएगी, फॉर एग्जाम्पल 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन 2 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 3, जो यहाँ पे R इक्विवेलेंट आएगा वो तीनों से स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी। सो ये था आपका सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दीज सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शंस। देन ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं आपके रेजिस्टेंस में, रजिस्टर को एंड द कैपेसिटर्स को, कैपेसिटर्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स। सो ये आपका पहला चैप्टर था। पहले चैप्टर था आपका ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट्स। इसमें था डेफिनेशन ऑफ बेसिक टर्म्स, जो मैंने आज बताया। फॉर एग्जांपल करंट बताया क्या होता है, ईएमएफ क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, देन ओम्स लॉ क्या है, आपका लिमिटेशंस क्या है, ये डिस्कस किया है। एंड देन डिस्कस किया आपका सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। इसमें प्रॉब्लम्स मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। एंड एक टॉपिक और रहता है, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग रजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स। ये टॉपिक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। तो आपका चैप्टर 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा कि क्या पढ़ाया आज क्लास में। सो दिस वॉज अबाउट द फर्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।